ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग किरातार्जुनीयम प्रथम सर्ग और अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, इन दो पुस्तकों को पढ़ने के पश्चात अब व्याकरण में समास के ऊपर चर्चा करेंगे। समास किसे कहते हैं, समास कहाँ होता है, समास का लक्षण क्या होता है, कहाँ समास नहीं होता है, समास कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम इस प्रकरण में चर्चा करेंगे। और हम लोग जो ये समास पढ़ेंगे वह वरदराजाचार्य कृत लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार चर्चा करेंगे। हम सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा, महाभाष्य इत्यादि ऊंचे ग्रंथों को लेकर के चर्चा नहीं करेंगे। केवल वरदराजाचार्य कृत जो लघु सिद्धांत है उसमें जो भी प्रश्न है, जो भी संदेह है, जो भी अर्थ है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जहाँ जहाँ मुख्य मुख्य बातें आएंगी बीच में उसको आपको अवश्य ही निर्देशित किया जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से उद्देश्य यही है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास प्रकरण का आरंभ करना, उसको जानना। ठीक है, तो देखिए समास किन शब्दों की समास संज्ञा होती है। समास ये एक नाम है। समास क्या है? नाम है। जैसे किसी का नाम होता है श्याम, किसी का नाम होता है देवदत्त, किसी का नाम होता है यज्ञदत्त। उसी तरह समास एक संज्ञा है, एक नाम है। तो समास संज्ञा किसकी होती है? तो उसके लिए पाणिनि जी सूत्र बनाए हैं, प्राक कडारात समासः। इसका मतलब कडाराः कर्मधारये इत्यतः प्राक। कडारा कर्मधारये एक सूत्र है, उससे उसके पहले होने वाले जितने भी कार्य हैं, तत्त सूत्रों से विधीयमान जो कार्य हैं, वो जो कार्य होंगे उसको हम समास कहते हैं। कहाँ तक? तो प्राक कडारात समासः, उसके पहले पहले तक जो भी कार्य होते, जैसे उसके पहले हम सहसुपा से विधान करते जो कार्य, पूर्वम भूता में भूत पूर्वा जो बनाते, तो भूत पूर्वा समास कहा जाएगा। वैसे ही अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि लंबायमान सूत्र से उपकृषणम बनाते हैं, तो उपकृषणम समास कहा जाएगा। वैसे ही हम द्वितीयाश्रितातीत पतित गदात्यस्त प्राप्तापन्न से हम कृषणम श्रुतः कृषणश्रुतः बनाते हैं, तो वो भी समास कहा जाएगा। तो कडाराः कर्मधारे, इससे पहले तक, उस सूत्र के पहले पहले तक जो भी सूत्रों से विधान करेंगे, जो भी कार्य, वो कार्य समास शब्द से व्यवहार किया जाएगा, उसको समास कहेंगे। ये स्पष्ट है। इसके बाद समास तो पता चल गया कि उसको समास कहेंगे। तो समास का लक्षण क्या होता है ये तो हमने कह दिया, उसको समास कहेंगे, उसका नाम होगा समास। लेकिन समास का अर्थ क्या होता है, समास का स्वरूप क्या होता है, समासस्य किम स्वरूपम। जैसे हमने कहा कि कार के इस सूत्र के अधिकार में आने वाले जितने सूत्र हैं उससे विधीयमान जो कार्य है उसको कारक कहेंगे। लेकिन फिर भी हम कारक शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं, कारक का अर्थ जानते हैं, हम कहते हैं क्रियाजनकम कारकम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम इत्यादि इत्यादि। वैसे ही हमने कह दिया प्राक कडारात समासः, इसका मतलब कडाराः कर्मधारे इस सूत्र से पहले पहले तक जो भी विधीयमान कार्य हैं वो कार्य समास कहे जाएंगे। लेकिन समास का स्वरूप क्या होता है, समास कहते किसको है, तो उसका निरूपण करने के लिए पहले वो थोड़ा सा परिचय वरदराजाचार्य जी देते हैं कि समास का परिचय, समास किसे कहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा परिचय देने के लिए एक प्रकरण बनाया गया जिसका नाम है अथ समासाः, वहाँ से शुरू है। ठीक है, तो देखिए यहाँ नाम है क्या, अथ समासाः। अथ का मतलब होता है आरभ्यते, अथ माने आरभ्यते, आरंभ कर रहे हैं, है कि नहीं। तो अथ माने आरभ्यते, क्या आरंभ कर रहे हैं, तो समासाः, समास आरंभ कर रहे हैं, समास को बता रहे हैं कि समास किसे कहते हैं। बात समझ में आ गई। और समासाः में बहुवचन क्यों है, क्योंकि समास एक नहीं होते, समास एक नहीं होते, इसलिए समासाः बहुवचन का प्रयोग है। तो अथ समासाः मतलब अथ माने आरभ्यते, समासाः माने समास का आरंभ कर रहे हैं। मतलब कडाराः कर्मधारे इस सूत्र के पहले पहले तक जिन जिन सूत्रों से जो जो कार्य विधान होते हैं, जो उसको हम समास कहते हैं, और उस समास का निरूपण यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। ये बात स्पष्ट है। इसके बाद देखिए
लिखा है तत्रादौ केवल समासः। तत्रादौ, तत्र माने हो गया समासे। तत्र पूर्व पद का परामर्शक होता है, आप जानते ही हैं। सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो पूर्व के परामर्शक होते हैं, इसीलिए पूर्व में कहा गया समासाः, इसलिए तत्र से आपको समासे पकड़ना है। तो तत्र बराबर समासे, तो उस समास में आदौ, आदमो, आदौ मतलब हो गया सबसे पहले में, आदौ सप्तमी में है, तो तत्र आदौ मतलब उस समास में जो पहला समास है, आदि माने पहला, तो जो पहला समास है वो क्या है, केवल समास, उसका नाम है केवल समास। क्या नाम है उसका, केवल समास। केवल समास क्या होता है, तो जिस समास का कोई नाम नहीं होता है, जैसे हमने कहा कि ये केवल मनुष्य है, मतलब ये केवल ओनली मनुष्य है, केवल का इंग्लिश ओनली होता है, तो हम बोले ओनली मनुष्य है, इसका मतलब इसकी कोई संज्ञा नहीं है, इसकी कोई विशेष संज्ञा नहीं है। जो विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त हो, जिसकी कोई संज्ञा ना हो, उसको केवल समास कहते है कि नहीं। तो इसी तरह जिसमें जिसकी अव्ययभाव संज्ञा नाम हो गया वो तो अव्ययभाव हो जाता है, जिसका तत्पुरुष नाम हो गया वो तो तत्पुरुष समास हो जाता है, जिसका बहुव्रीहि नाम हो गया वो बहुव्रीहि समास हो गया। लेकिन किसी का कुछ नाम ही नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, ये केवल समास है कि नहीं, ये केवल समास, ये ओनली समास है। बात समझ में आ गई। तो वरदराजाचार्य ने कहा कि तत्र आदौ केवल समास, तत्र माने उस समास में, आदौ माने जो पहला समास है वो है केवल समास, उसका नाम है केवल समास। केवल समास किसे कहते हैं वो आगे बताएंगे। आगे देखिए, आगे लिखा समासः पंचधा, समास 5 प्रकार के होते। समासः पंचधा माने समासः 5 प्रकार, समास जो है वो 5 होते। ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ रहे हैं। बाकी सिद्धांत कौमुदी में समास 6 प्रकार के हैं, लेकिन यदि आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो आपका सिलेबस में लगा हुआ है उसके अनुसार ही आपको ऑप्शन में ट्रिक लगाना। यदि आपसे पूछे समासः कति विधा, अगर आपके कोर्स में लघु सिद्धांत है तो आप वहाँ निश्चित रूप से पंचधा ही करेंगे। यदि आपके कोर्स में अथवा आपके सिलेबस में, आपके पाठ्यक्रम में यदि सिद्धांत कौमुदी है तो आप वहाँ सट लिखेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास कितने हैं, 5 हैं, पंचधा, समास 5 होते हैं। तो ठीक है, समास 5 है, 5 बताएंगे आगे कौन कौन समास है। लेकिन उसके पूर्व कह रहे हैं समास किसे कहते हैं। अभी तो आप ये बताए नहीं कि समास का स्वरूप क्या होता है, समास किसे कहते हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं तत्र समसनम समासः, है कि नहीं। तत्र माने उस समास में, उस 5 प्रकार का जो समास है, उस 5 प्रकार के समास में जो समास होता है उसको कहते हैं समसनम। समास का मतलब हो गया समसनम, है कि नहीं। समासः ये हमारा शब्द था, उसका व्युत्पत्ति है समसनम। जैसे पाकः शब्द की व्युत्पत्ति होती है पचनम, वैसे ही समासः शब्द की व्युत्पत्ति है समसनम। अब ये समसनम क्या है, समासः क्या है, तो देखिए समासः में क्या है, सम उपसर्ग है, असुक्षेपे धातु है, उससे घय प्रत्यय है, और घय प्रत्यय का अर्थ है भाव, वो भाव में हुआ है। तो सम का अर्थ हो गया, सम उपसर्ग है, सम का सम अर्थ है, और धातु है असु, उसका अर्थ है क्षेप, और सम पहले लगा है तो सम और आगे क्षेप है, जोड़ दीजिए संक्षेप, क्या हो गया संक्षेप। और भाव का अर्थ होता है क्रिया, भाव माने होता है क्रिया, तो संक्षेप जो क्रिया है कि नहीं, संक्षेप जिसमें रहता है, संक्षेप का जो आश्रय, जिसमें संक्षेप रहे वही समास है। समासः बराबर संक्षेपः, समास का मतलब संक्षेप। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से भाव में घय, तो इसीलिए सम का अर्थ है सम और अस धातु का अर्थ है क्षेप, तो सम और क्षेप को जोड़ दीजिए तो संक्षेप, और भाव का अर्थ है क्रिया, तो जो क्षेप का अर्थ है वही भाव, वही घय का भी अर्थ है। घय का अपना कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि भाव में जो प्रत्यय होते हैं उसका अर्थ क्रिया ही होता है। तो क्रिया हमारा है असुक्षेप, क्षेप ये क्रिया है, क्षेप माने संक्षेप, थोड़े में कर देना। तो वैसे ही जो संक्षेप होता है, जो संक्षेप का आश्रय होता है, जिसमें संक्षेप होता है, जिसमें संक्षेप क्रिया होती है, उसको हम समास कहते हैं। जैसे राज्ञः पुरुषः और राजपुरुषः, 2 शब्द है आपके पास, एक है राज्ञः पुरुषः, एक है राजपुरुषः। तो राज्ञः पुरुषः में संक्षेप है कि राजपुरुषः में संक्षेप है। राज्ञः पुरुषः लंबायमान वाक्य है, लेकिन उसको आपने संक्षेप में कर दिया राजपुरुषः,
है कि नहीं। तो वो जो संक्षेप आप किए वही समास है। तो राजपुरुष क्या कहा जाएगा, समास कहा जाएगा, उसको हम समास कहेंगे। क्यों, क्योंकि वो संक्षेप वाला है, जो संक्षेप वाला होता है उसको हम समास कहते हैं। बात समझ में आ गई। और जब आप संक्षेप करेंगे तो आप जब भी आप संक्षेप करेंगे तो दो या दो से अधिक पदों का संक्षेप करेंगे। अरे जब दो या दो से अधिक लोग रहेंगे तभी तो आप उसको मिला करके एक छोटा सा बनाएंगे। जब एक ही लोग हैं तो उसको क्या छोटा करेंगे, आप नहीं करेंगे ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि बहुत सारे पदों में से जो संक्षेप वाला होता है उसको हम समास कहते हैं। जैसे आगे द्वंद्व समास जब करते हैं तो वहाँ बहुत सारे पद होते हैं, तो उसमें भी तो संक्षेप होता है। तो उसमें भी जो संक्षेप होगा, संक्षेप का आश्रय होगा, संक्षेप वाला होगा, उसको हम कहेंगे समास। तो ये बात समझ में आ गई। समास माने संक्षेप, संक्षेप अर्थात छोटे में हो जाना, कम में हो जाना। तो समास बराबर संक्षेप। तो उसी समास का व्युत्पत्ति है समसनम। देखिए समासा में आप समुपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय किए थे भाव में, सेम वही कंडीशन है समसनम में, बस प्रत्यय बदल दिया गया है। आप वहाँ घय करते थे, आप यहाँ ल्यूट करेंगे, और अर्थ दोनों प्रत्यय का एक ही है। उस घय का भी अर्थ था भाव, इस ल्यूट का अर्थ भी है भाव, इसलिए समसनम बराबर संक्षेप। समसनम का मतलब ही हो गया संक्षेप, समासा का मतलब संक्षेप। तो समासा का ही अर्थ है समसनम, क्योंकि सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से ल्युट प्रत्यय भाव में है। तो इस समसनम का भी अर्थ है संक्षेप। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपसे यदि कोई पूछे कि राजा किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे नृपः को, यही ना कहेंगे, राजा बराबर नृपः। आपसे कोई कहे पचति किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे पाचकः को। आपसे कोई पूछे पाकः किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे पचनम को। वैसे यहाँ पूछा गया कि समासः किसे कहते हैं, तो उत्तर मिल गया समसनम को। फिर पूछा गया समसनम क्या है, तब आप कहेंगे संक्षेप। तब क्या कहेंगे, संक्षेप। तो बात समझ में आ गई। तो संक्षेप का अर्थ हो गया संक्षेपीकरणम। इसी का भावार्थ है एक पदी भवनम। एक पदी भवनम ये भावार्थ है, ये शब्दार्थ नहीं है। शब्द माने प्रकृति और प्रत्यय से निकलने वाला जो वाच्यार्थ है, जो अभिधेयार्थ है, जो मुख्यार्थ है, वह है संक्षेप, संक्षेपाश्रय, ये उसका मुख्यार्थ है। लेकिन उसका भावार्थ देखिए तो क्या होगा। अरे भाई साहब, जब दो तीन पद रहेंगे तो उसको जब संक्षेप करेंगे तो वो एक ही पद में तो होगा। संक्षेप का मतलब एक पद में हो जाना, तो उसका भावार्थ है, उसी का फलितार्थ है। तो हम लोग कहते हैं कि एक पदी भवनम। और एक पद जब होता है तो वो दो या दो से अधिक पद रहेंगे तभी तो एक पद होगा। इसलिए हम उसके पहले जोड़ देते हैं कि बहूनाम पदानाम मिलित्वैक भवनम समासः। ये उसका हम लोग अर्थ कर देते कि बहुत सारे पदों में से बहुत सारे पद मिल करके जब एक पद हो जाते हैं तो उसको समास कहते हैं, है कि नहीं। तो ये संक्षेप का ही क्या है, फलितार्थ कथन है। संक्षेप का ही अर्थ है एक पदी भवनम, संक्षेपीकरणम, है कि नहीं। तो संक्षेपीकरणम ही क्या है, समास है। तो बात समझ में आ गई। समास किसे कहते हैं, तो समास कहते हैं संक्षेप, संक्षेप को समास कहते हैं। जैसे राज्ञः पुरुषः, ये बहुत एक बड़ा पद था, उसको हमने संक्षेप में कर दिया राजपुरुषः, तो राजपुरुषः समास हो गया। वैसे ही पूर्वम भूतः, ये दोनों बड़े अलग अलग बड़े पद थे, उसको हमने भूतपूर्व एक पद बना दिया, संक्षेप में कर दिया, तो भूतपूर्व समास हो गया। वैसे ही आप कृष्णम श्रुतः, ये दोनों अलग अलग बड़े पद थे, उसको हमने एक कर दिया कृष्णश्रुतः, तो वो हमारा समास हो गया कृष्णश्रुतः, है कि नहीं। उसी तरह हमने उधर पीतम अम्बरम यस्य, पीतम अम्बरम यस्य इतना बड़ा वाक्य बोल रहे थे, उसको हमने एक में कर दिया पीताम्बरः, तो पीताम्बरः समास हो गया। तो जहाँ बहुनाम पदानाम, बहुत सारे पद मिल करके एक हो जाए। अब देखिए राज्ञः पुरुषः में दोनों पद मिल करके राजपुरुषः बना रहे, ऐसा नहीं है कि एक पद गायब हो जा रहा है। गायब नहीं होता है, गायब एक से इसमें होता है, यहाँ गायब नहीं होता है समास में। तो इसीलिए लिखे कि बहुनाम पदानाम मिलित्वा, माने बहुत सारे पद मिल करके, राज भी इधर से मिलेगा, उधर से पुरुष भी मिलेगा, तब जो पद बनाएंगे, जो संक्षेप होगा, जो छोटे में लिखा जाएगा, उसको हम समास कहते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि तत्र माने उस 5 प्रकार में जो समास होता है वो समसनम को कहते हैं। समसनम माने एक पदी भवनम, समसनम माने एक पदी भवनम, संक्षेपीकरणम, तो उसी को समास कहेंगे। बात समझ में आ गई। स च, सह माने समासः,
स माने वह समास जो होता है, और वह समास जो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः प्रथमः, क्या है, जो विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त हो, है कि नहीं। देखिए विशेष संज्ञा, तो विशेष संज्ञा माने कोई विशेष संज्ञा, कोई विशेष नाम, संज्ञा माने नाम, तो कोई विशेष नाम से जो विनिर्मुक्त हो, एकदम मुक्त हो, उसका कोई नाम ही ना हो, कोई मेन मुख्य नाम ही ना हो, इसलिए लिखे क्या, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, जो विशेष संज्ञाओं से, अव्यय भाव संज्ञा, तत्पुरुष संज्ञा, बहुव्रीहि संज्ञा, द्वंद्व संज्ञा, कर्मधारय संज्ञा, द्विगु संज्ञा, इन सभी संज्ञाओं से जो भिन्न है, जो मुक्त है, इन सभी संज्ञाओं से, इनमें से कुछ भी नाम नहीं है उसका, तो उसको क्या कहेंगे, तो कहे केवल समासः, उसको केवल समास कहेंगे। और वही प्रथम, वही उस 5 प्रकार के समासों में से पहला समास है। बात समझ में आ गई कि सच और वह, च माने और, तो और वह जो 5 प्रकार का समास था, उसमें जो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त, जो विशेष संज्ञाओं से विनिर्मुक्त हो, पूरी तरह से मुक्त हो, उसका कोई नाम न हो, उसको हम कहेंगे केवल समास। केवल समास, ओनली वो समास है, वो अव्यय भाव समास नहीं है, ना ही तत्पुरुष है, वो ओनली समास है, वो केवल समास है। स्पष्ट है। इसके बाद देखिए दूसरा जो समास है वो क्या है, तो बोले प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावो द्वितीय। प्रायेण माने प्रायः करके, प्रायेण का अर्थ है बाहुल्येन, बाहुलता से, बाहुलता से मतलब प्रायः करके, हर जगह ऐसा नहीं होता है, जैसे कहीं कहीं इसका अतिव्याप्ति भी देखी जाती है कि नहीं, तो कहीं कहीं इसीलिए प्रायः लगाया गया। प्रायण माने बाहुल्येन, अधिकतर, प्रायण का अर्थ है अधिकतर, तो अधिकतर क्या भाई, तो कह रहे हैं अधिकतर जो पूर्व पदार्थ प्रधान, जिसमें पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, पूर्व जो पद उसका जो अर्थ, उसी की प्रधानता होती है, वही होता है अव्ययी भाव द्वितीय। उसको क्या कहते हैं, अव्ययी भाव। ठीक है, जैसे हमने बोला उपकृषणम, हमने क्या कहा, उपकृषणम, अथवा अधिहरि, क्या कहा, सबसे पहला ही देखते हैं, क्योंकि पहला क्या है, अव्यय भाव समास में अधिहरि, तो अधिहरि हमने बोला, तो अधिहरि में 2 पद है, एक अधि है, दूसरा हरि है। तो अधि जो है वो विशेष्य है, और हरि क्या है, विशेषण है। अधि में विशेषण है हरि, है कि नहीं। तो अधि का अर्थ क्या है, अधि का अर्थ है अधिकरण, अधि का अर्थ क्या है, अधिकरण, क्योंकि अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय होता है अधि, तो उस अधिकरण अर्थ में जो अधि होता है, उस अधि का विभक्त्यर्थ में है कि विभक्त्यर्थ जो अधिकरण, उस अधिकरण अर्थ में वर्तमान जो अधि, उसका समर्थ संबंध के साथ समास होता है कि नहीं, ये उसका अर्थ होता था। तो अब देखिए अधिहरि में हरि का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, उस अधिहरि उस वाक्य में अधि शब्द की प्रधानता होती है। अधि माने अधिकरण, तो अधिकरण किसमें है, तो हरि में है, तो हरि अधिकरणक हो जाता है, हरि अधिकरण हो जाता है, हरि में, अधिहरि वाक्य का अर्थ होता है हरि में, तो उस अधि पदार्थ की प्रधानता होती, अधि पदार्थ वहाँ विशेष्य है, और हरि क्या है, विशेषण है, उसमें अधि में विशेषण है, इसीलिए वहाँ पर पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है। उस समुदाय से अर्थ जो निकलता है वो अधि का निकलता है। हमने अधिहरि कहा तो वहाँ अर्थ होता है कि हरिनिष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयतावती भक्ति, ऐसा यदि हम वाक्यार्थ बोध कर रहे हैं अधिहरि भक्ति का, तो ये होगा, क्योंकि वहाँ हरि अधिकरणक हो जाएगा, क्योंकि हरि अधिकरण बन जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रधानता किसकी है, अधि की है, और अधि का क्या अर्थ है, अधिकरण अर्थ है। अधिकरण माने में, आधार जिसको कहते हैं, आधारोधिकरण से, तो हरि में ये अर्थ होगा। तो वहाँ क्यों हरि में अर्थ कर रहे हैं, क्योंकि अधि शब्द की वहाँ प्रधानता है। क्यों, क्योंकि पूर्व पदार्थ है अधि, और उस पूर्व पदार्थ की प्रधानता है। वैसे ही उपकृष्णम में देखिए, उपकृष्णम में पूर्व पदार्थ है उप, उत्तर पदार्थ है कृष्ण, तो वहाँ भी कृष्ण, कृष्ण समीप अर्थ होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ भी उप पदार्थ की प्रधानता है, और उप का अर्थ है समीप, तो वहाँ अर्थ हम पूरे पद का क्या करते हैं, उपकृष्णम का, कि कृष्ण समीप है कि नहीं, उपकृष्णम माने कृष्ण के समीप, ये अर्थ करते हैं। तो हमेशा जहाँ पूर्व पद की प्रधानता होती है वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, लेकिन प्रायेण बाहुल्येन ऐसा होता है, जैसे कहीं कहीं नहीं भी होता है। जैसे हमने कहा उन्मत्त गंगम,
वहाँ उन्मत्त गंगम में क्या होता है, अन्य पदार्थ प्रधान होता है। जैसे हमने कहा उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे सह देशः उन्मत्त गंगम देशः, ये बोले माने उन्मत्त होकर के, मतलब बहुत लहर वाली गंगा बहती है जिस देश में उन्मत्त होकर के गंगा जी बहती हैं, जहाँ है नहीं, उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे सह देशः उन्मत्त गंगम देशः, उस देश को कहेंगे उन्मत्त गंगम देशः। तो वहाँ देखिए अन्य पदार्थ प्रधान हो गया, जबकि है वहाँ पर अव्ययीभाव समास, इसीलिए प्रायण लगाया गया है। प्रायण का मतलब हो गया कि बाहुल्य न, कहीं कहीं मतलब कहीं कहीं नहीं भी होता है, लेकिन अधिकतर जगह होता है। जैसे उपकृषणम में है, वैसे ही आप उपकृषणम, फिर दुर्यवनम इत्यादि सभी जगह। दुर्यवनम में भी दुर की प्रधानता है कि नहीं, यवन जो लोग हैं वो क्या हो गए, उनकी समृद्धि चली गई, तो वो समृद्धि चली गई है उसको बताने वाला दुर है। क्यों? क्योंकि वो प्रधान है। तो उस पूरे वाक्य से निकलने वाला जो अर्थ है उसमें दुर की प्रधानता रहेगी। इसका मतलब समृद्धि नहीं है, इस अर्थ की प्रधानता रहेगी। क्यों? क्योंकि पूर्व पदार्थ प्रधान होता है। बात समझ में आ गई? तो प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान, जिसमें पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है कि नहीं, वही अव्ययी भाव समास होता है। उसको हम उसका दूसरा समास कहते हैं। उन 5 समासों में से जो दूसरा समास है वो अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव किसे कहते हैं वो हम आगे अव्ययी भाव प्रकरण में देखेंगे। अभी हम केवल चर्चा कर रहे हैं कि समास कितने होते हैं और किस समास में की पहचान कैसे होती है, उनका स्वरूप क्या होता है, सामान्यतया उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसका हम विशिष्टता से आगे उस प्रकरण में जब वो समास आएगा तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखिए तीसरा नंबर का समास क्या है, तो लिखिए प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः तृतीय। प्रायण इसमें भी जोड़े माने बाहुल्येन, है कि नहीं, उत्तर पदार्थ प्रधान, जिसमें उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती। उत्तर जो पद, उसका जो अर्थ, वही अर्थ की प्रधानता हो, उसको हम तत्पुरुष कहते हैं। जैसे सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है राजपुरुषः। तो हमने बनाया राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। तो राजपुरुषः ये जो तत्पुरुष समास बनता है उसमें जो उत्तर पद, अब राजपुरुषः में 2 पद है, एक राज ये पूर्व पद है, पुरुषः ये उत्तर पद है। तो जो उत्तर पद है पुरुष, उसकी प्रधानता होती है, राजा की कोई प्रधानता नहीं होती। क्यों? हम जब कहते हैं राजपुरुषम आने, हमने क्या बोला, राजपुरुषम आने, राजपुरुष को ले आओ। तो क्या आप राजा को ले आते हैं क्या? आप किसको ले आते हैं? पुरुष को ले आते हैं। लेकिन वो पुरुष कैसा चाहिए? तो राज संबंधी चाहिए। तो वहां भी राज विशेषण है, वो राज विशेषण हो जाता है और पुरुष विशेष्य हो जाता है कि नहीं? इसीलिए विशेष्यम तो प्रधानम स्यात्, विशेष्य हमेशा प्रधान होता है, अविशेषणम तो अप्रधानम, जो विशेषण होता है वो अप्रधान होता है। तो यहाँ पर जो राजपुरुषा में राज क्या है, वो पुरुष में विशेषण है, इसलिए राज क्या हो गया, अप्रधान हो गया। और जो पुरुष है वो विशेष्य है तो वो प्रधान हो गया। तो हम कहते हैं राजपुरुषम आना है, अथवा राजपुरुषम आदेश है, राज पुरुष को आदेशित करो। तो आप राजा को आदेशित नहीं करते, आप पुरुष को करते। क्यों? क्योंकि उसकी प्रधानता है। वहां पर किसकी प्रधानता है? उसकी। क्यों? क्योंकि वहां तत्पुरुष समास है। तो जहां पर उत्तर पदार्थ की प्रधानता हो वो क्या हो जाता है, उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तो राजपुरुषः में पुरुष पद की प्रधानता है कि नहीं, इसलिए वहां पर तत्पुरुष समास है। बात स्पष्ट है, समझ में आ गई? तो राजपुरुषः माने तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः प्रायण माने बाहुल्येन, अधिकतर ऐसा होता है जहां उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। उसके बाद देखिए तत्पुरुष भेदः कर्मधारय भेदो दिगु। कह रहे हैं तत्पुरुष समास का भेद है कर्मधारय। तत्पुरुष समास का ही भेद है क्या? कर्मधारय। कर्मधारय ये 5 में नहीं आता है, 5 के अंदर नहीं आता है, ये तत्पुरुष का ही भेद हो जाता है। अवान्तर भेद जिसको कहते हैं, वो तत्पुरुष के अंदर छिपा है। जैसे होता तो वो तत्पुरुष समास ही है, लेकिन वहाँ सूत्र विशेष आ जाते हैं जिसकी वजह से उसका नाम कर्मधारय भी हो जाता है साथ साथ। जैसे तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय सूत्र आ जाता है, वो कहता है जो तत्पुरुष समानाधिकरण होते हैं, समान अधिकरण में जो तत्पुरुष होते हैं वो कर्मधारय होते हैं। समान अधिकरण क्या होता है उसके लिए हम लोग जब सूत्र पढ़ेंगे तो पूरे विस्तार तरीके से अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या तत्पुरुष के अंदर ही वो आता है वो सूत्र, तत्पुरुषः समानाधिकरण कर्मधारय। तो ये तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय। और उस कर्मधारय क्या भेद है? द्विगु। क्योंकि वो कर्मधारय समास जहाँ पर होता है
उसी के नीचे सूत्र है संख्या पूर्व द्विगु। तो संख्या पूर्वक द्विगु समास होता है, लेकिन हर जगह नहीं हो जाता है। वहाँ कंडीशन लगाया गया है कि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से जो विधीयमान जो समास होगा, यदि वो संख्या पूर्वक है तभी वो द्विगु समास होगा। इसलिए अपुत्र में नहीं होता है द्विगु समास। अपुत्र कह रहे हैं द्विपुत्र, द्विपुत्र यानी हमने कहा द्वयो हो पुत्रयो हो यस्य, तो यहाँ तो बहुव्रीहि है। और आपसे कोई पूछ दिया कि द्विपुत्र इत्यत्र कः समासः, यदि आपने केवल इतना ही पढ़ा है संख्या पूर्व द्विगु, तो आप कह देंगे द्विगु समास है, लेकिन वहाँ द्विगु समास नहीं है, क्योंकि द्विगु समास में कंडीशन है कि जो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से विधीयमान जो समास है, यदि वो संख्या पूर्वक है तभी वो द्विगु समास होता है। वो भी हम चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि वो आएगा आगे समास में। अभी हमको क्या है कि तत्पुरुष समास का ही भेद कर्मधारय है, और उसी कर्मधारय का भेद है द्विगु। क्योंकि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से विधीयमान जो समास होता है उसको कर्मधारय कहते हैं, और उसी तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च में जो संख्या पूर्वक हो जाता है उसी को द्विगु कहते हैं। तो तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से विधीयमान समास कर्मधारय, और उसी कर्मधारय में जो संख्या पूर्वक हो जाता है उसको द्विगु कह देते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं तत्पुरुष का भेद हो गया कर्मधारय, और उसी कर्मधारय का भेद है द्विगु। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा क्या कि तत्पुरुष भेद कर्मधारय, माने तत्पुरुष समास का ही भेद है कर्मधारय, और कर्मधारय भेदो द्विगु, और उसी कर्मधारय का भेद क्या है द्विगु। ठीक है। उसके बाद देखिए प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि चतुर्थ। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि चतुर्थ, कह रहे प्रायेण माने बाहुल्येन, अधिकतर। अन्य पद का अर्थ है प्रधान जिसमें, उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। ना पूर्व पद प्रधान होगा, ना उत्तर पद प्रधान होगा, कोई अन्य ही पद प्रधान होगा जो कि उस पूर्व और जो पूर्व पद है, जो उत्तर पद है, उन दोनों से भिन्न है, एकदम अलग है। जैसे फेमस उदाहरण है पीतम अंबरम यस्य, पीला वस्त्र है जिसका, तो वहाँ न पीतम का विषय प्रधानता है और न वस्त्रम की प्रधानता है। वहाँ कोई कृष्ण विशेष की प्रधानता है, कोई राम विशेष की प्रधानता है, कोई विष्णु विशेष की प्रधानता है कि नहीं। पीतम अंबरम यस्य हम बोले तो वहाँ ना पीला इसकी प्रधानता है, ना अंबरम इस वस्त्र की प्रधानता है। वहाँ कोई अन्य अर्थ कृष्ण को कहा जा रहा है। हम कहते हैं पीताम्बर, तो आप कृष्ण समझते हैं, आप पीला और वस्त्र ये नहीं समझते। पीताम्बर इस समुदाय से जो अर्थ निकलता है उससे हम कृष्ण को पकड़ते हैं। हम कहते हैं पीताम्बर पश्य अथवा पीताम्बरम पश्य, तो आप कृष्ण को देखते हैं, आप पीला चीज को नहीं देखते या किसी वस्त्र को नहीं देखते। क्यों? क्योंकि अन्य पदार्थ वहां पर प्रधान है, और अन्य कौन है? कृष्ण है। बात समझ में आ गई। तो जहां पर अन्य पदार्थ प्रधान होता है उसको हम कहते हैं क्या? बहुव्रीहि। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहिश्चतुर्थ। इसके बाद लिखिए प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व पंचम। प्रायेण माने यहाँ भी बाहुल्येन अर्थ है। बाहुल्येन उभय पदार्थ प्रधान, उभय माने दोनों और पदार्थ माने पद का अर्थ। तो दोनों पदों का जो अर्थ है, यदि वो दोनों पदों का अर्थ प्रधान हो उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानो द्वंद्व, और इसी को पंचमा, उसको हम पांचवा कहते हैं। हम कहते हैं ना समास पंचधा, उसमें जो पांचवा समास है वो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो लिखिए प्रायेण उभय पदार्थ प्रधान, जहां दोनों पद प्रधान हो। जैसे कृष्ण सर्प, हमने कहा कृष्णश्चासौ सर्पः यदि कृष्ण सर्पः, नहीं कृष्ण सर्प नहीं, जैसे हमने कहा द्वंद्व समास का उदाहरण रामश्च श्यामश्च इति राम श्यामौ। हमने क्या कहा? रामश्च श्यामश्च इति राम श्यामौ, माने राम की भी उस पद में प्रधानता है और श्याम की भी प्रधानता है। हम कहते हैं राम श्यामौ पश्य, राम श्याम को देखो। तो आप वहाँ केवल राम को नहीं देखते और ना ही केवल श्याम को देखते, वहाँ भी दो पद है। कौन? राम और श्याम। राम और श्याम दो पद है। राम ये पूर्व पद है, श्याम ये उत्तर पद है। तो वहाँ ना पूर्व पद की प्रधानता है और ना ही उत्तर पद की प्रधानता है, बल्कि दोनों की प्रधानता है। हम कहते हैं राम श्यामौ भक्षय, राम और श्याम को खिलाओ। तो आप राम को भी खिलाते हैं, आप श्याम को भी खिलाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल आप राम को खिला देते, राम को तब खिलाते जब पूर्व पद प्रधान होता, और श्याम को तब खिलाते जब उत्तर पदार्थ प्रधान होता, जब तत्पुरुष समास आप करते।
लेकिन यहाँ आप तत्पुरुष नहीं कर रहे, आप यहाँ द्वंद्व कर रहे हैं। तो द्वंद्व का मतलब ही होता है जिसमें दोनों पद प्रधान हो। तो राम भी प्रधान है, श्याम भी प्रधान है, इसलिए रामश्च श्यामश्च इति राम श्यामौ। तो वहाँ उभय पदार्थ की प्रधानता है, दोनों की प्रधानता है, दोनों वहाँ पर दोनों प्रधान रूप से विवक्षित हैं। इसका मतलब हम कहेंगे यदि राम श्यामौ पश्य तो आप दोनों को देखेंगे, हम कहेंगे राम श्यामौ अध्यापय तो आप दोनों को पढ़ाएंगे, है कि नहीं। हम कहेंगे राम श्यामौ दंडय तो आप दोनों को दंडित करेंगे। इसलिए क्यों? क्योंकि वहाँ उभय पदार्थ की प्रधानता है। दोनों पदों का जो अर्थ, राम का अर्थ क्या है, तो जो एक मास पिंड विशेष होगा राम, और श्याम का भी मास पिंड विशेष कोई श्याम होगा। तो वो जो होंगे वो उनकी प्रधानता है, उस राम की भी प्रधानता है और उस श्याम की भी प्रधानता है। स्पष्ट है? ठीक है। तो इन्होंने कह दिया कि सच माने वह जो समास है उसमें जो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता, जो विशेष संज्ञा से मुक्त हो। विशेष का अर्थ हो गया अव्ययी भावादि संज्ञा। तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु इत्यादि जो विशेष संज्ञाएं दी जाएंगी, उन संज्ञाओं के से जो विनिर्मुक्त है, एकदम जो मुक्त हो गया है, जो उन संज्ञाओं से कुछ लेना देना नहीं है, उसको हम कहेंगे केवल समासः प्रथमः। जैसे पूर्वम भूतः, हमने कहा पूर्वम भूतः, तो वहाँ पूर्वम पद की प्रधानता नहीं है और ना ही भूतः पद की प्रधानता है, और ना ही कोई अन्य पदार्थ प्रधान है, और ना ही वो दोनों पदार्थ प्रधान है, बल्कि वहाँ ये सब कोई कंडीशन नहीं है। इसलिए वो विशेष संज्ञाओं से विनिर्मुक्त है। वो ना अव्यय भाव है, ना ही उसमें पूर्व पदार्थ प्रधान है, इसलिए वो अव्यय भाव भी नहीं है। उसमें उत्तर पदार्थ भूतः भी प्रधान नहीं है, इसलिए वो तत्पुरुष भी नहीं है। उसका अन्य कोई पद अर्थ भी प्रधान नहीं है, इसलिए वो बहुव्रीहि भी नहीं है, और ना ही उसका उभय पदार्थ प्रधान है, तो द्वंद्व भी नहीं है। तो बचा क्या? विशेष संज्ञाओं से विनिर्मुक्त हो गया, इसलिए वो केवल समास कहा जाएगा। मतलब पूर्वम भूतः, भूतपूर्व जो बनता है वो भूतपूर्व केवल समास कहा जाएगा। केवल वो समास है, वो कोई अव्यय भाव आदि संज्ञाओं से युक्त नहीं है, उससे विनिर्मुक्त है। बात समझ में आ गई? तो ये समास 5 प्रकार के होते हैं, उसका निरूपण हमने अच्छी तरह से कर दिया। उसमें देखिए सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः, विशेष संज्ञाओं से जो विनिर्मुक्त होता है वह केवल समासः प्रथमः, उसको केवल समास पहला जो है उसको हम केवल समास कहते हैं। प्रायेण प्रायः करके जो पूर्व पदार्थ प्रधान होता है उसको अव्ययी भावः द्वितीय, उसको अव्ययी भाव द्वितीय कहते हैं। प्रायेण प्रायः करके जो उत्तर पदार्थ प्रधान है, जिसमें उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, उसको तत्पुरुष तृतीय, उसको तत्पुरुष समास तृतीय कहते हैं। तत्पुरुष भेदः, तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारयः, और कर्मधारय भेदो द्विगु, कर्मधारय का भेद है द्विगु। प्रायेण प्रायः करके अन्य पदार्थ प्रधान, जिसमें अन्य पद का अर्थ प्रधान हो उसको बहुव्रीहि कहते हैं, चतुर्था वो चौथा होता है। प्रायेण प्रायः करके जो उत्तर पदार्थ उभय पदार्थ प्रधान, जिसमें दोनों पद के अर्थ प्रधान हो उसको हम द्वंद्वः, उसको हम द्वंद्व कहेंगे, जो 5वां है। इस प्रकार से हम लोग समास का आरंभ कर चुके हैं। समास 5 प्रकार के होते हैं, पांचों समासों के क्या लक्षण होते हैं, पांचों समास कहाँ कहाँ होते हैं, ये सब बातों पर हमने चर्चा किया। आज के लिए इतना ही।